क्या हिमालय की चोटियां वो जगह है जो हमें दूसरी दुनिया में ले जा सकती है? कहा जाता है कि हिमालय स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का घर है। यहाँ लोगों ने ऐसे जीव देखे जो अपनी मर्जी से नजर आते हैं और गायब हो जाते हैं। यहाँ एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य था जो दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क रखता था और अचानक ही वो गायब हो गया। क्या तिब्बत पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के लोगों का रहने का स्थान माना जा सकता है? क्या यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल तक जीते हैं जो हमारे जैसे साधारण मनुष्यों की नजरों से दिखाई नहीं देते? ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ हवा, पानी, आग, भूमि और कई तरह की गैसें हैं। इन सभी के बीच यहाँ कई तरह के जीव, जंतु, वनस्पतियाँ हैं। यहाँ ऐसे रहस्य है जिनका पता लगाना हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो जगह है हमारा ग्रह पृथ्वी। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में क्या पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर इंसानों का अस्तित्व है, या फिर कई और भी ऐसे ग्रह हैं जहां इंसानों की तरह दिखने वाले जीवों का अस्तित्व है? अभी तक हम यह नहीं कह सकते कि इंसानों के अस्तित्व वाले कुल कितने ग्रह हो सकते हैं। शायद 100 से भी ज्यादा हो जहां जीवों का अस्तित्व हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए हमें लगभग 1000 साल तक खोज करनी होगी। अगर दूसरे ग्रहों पर भी जीवों का अस्तित्व है तो ये आज तक हमसे दूर क्यों है? क्या इनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना आगे है, या फिर हमने इन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? अन्य ग्रहों की खोज की कोशिश तो दूर, आज तक हम हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के हिमालय के कई जगहों का पता लगाने में ही असमर्थ रहे हैं। हिमालय के कई ऐसे राज हैं जो अभी तक हम पृथ्वीवासियों की खोज से दूर हैं। जहां इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक हिमालय के ये रहस्य आखिर रहस्य ही क्यों है? क्या उस वक्त की मानव सभ्यता ने आज से हजारों साल पहले ही उनकी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया था जो अभी तक हम पता लगाने में असमर्थ हैं? मध्य एशिया के ऊंचे पर्वतों में से एक हिमालय के बीच में 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐतिहासिक जगह तिब्बत, जो कि आज भी इंसानी सोच और विज्ञान से परे है। तिब्बत के जन्म से जुड़े कई बड़े गहरे रहस्य हैं और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। कई लोग इसे देवताओं की भूमि भी मानते हैं। कई सालों पहले से ही तिब्बत की संस्कृति के रहस्यों ने हमारे वैज्ञानिकों को परेशान किया है। यहाँ करीब 20,000 साल से इंसान रह रहे हैं। इतनी खतरनाक जगह पर रहने वाले इन इंसानों के बारे में अब तक हम बहुत कम जानकारी हासिल कर पाए हैं। तिब्बत के कुछ प्राचीन लेखों से पता लगता है कि यहाँ पर आने वाले पहले शासक झांगझुंग लोग थे। यहाँ पर इनका राज करीब 500 BC में था। ये तिब्बत का सबसे प्राचीन साम्राज्य था। इस साम्राज्य की संस्कृति बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में गहरा संबंध था। बौद्ध धर्म के लोग भी भगवान शिव को मानते थे। मानसरोवर और कैलाश पर्वत बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माने जाते थे। तिब्बत में इस धर्म का प्रचार कई सालों तक चलता रहा और 8वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा ट्राइसोंग डेटसन ने तिब्बत में बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए 2 भारतीय विद्वानों को आमंत्रित किया। ये दोनों विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख भिक्षु थे और तभी से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पुनर्जन्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ये लोग देवताओं पर ज्यादा विश्वास ना करके ज्ञान पर विश्वास करते हैं। ये ही वो लोग हैं जो ज्ञान द्वारा खुद के शरीर पर कंट्रोल रखते हैं। इसलिए तिब्बत को ज्ञान की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत केवल इसके धर्म और ज्ञान के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि कई लोगों का मानना है कि तिब्बत वो जगह है जहां आसमान से आए जीव रहते हैं। तिब्बत को देवताओं का महल भी माना जाता है। अगर आप हिमालय के रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको कई सारी ऐसी कहानियां मिल जाएगी जिनमें इस बात को माना गया है कि आसमान से उड़कर कई जीव तिब्बत में आते रहते थे। तिब्बत के लोगों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा भी कई और ग्रहों पर भी बहुत से लोग रहते हैं। वो शायद वैसे नहीं दिखाई देते जैसे हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसान दिखाई देते हैं। यहाँ हजारों सालों से एलियंस आते थे। तो क्या तिब्बत की संस्कृति प्राचीन परग्रहियों को इतना ज्यादा आकर्षित करती थी कि वो करोड़ों किलोमीटर का सफर करके तिब्बत में आते थे
आखिर ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें तिब्बत की ओर खींच लाती थी? अगर एलियंस हजारों सालों से तिब्बत में आ रहे थे तो क्या आज भी वो इन पहाड़ी इलाकों में आते रहते हैं? अगर हम मान लें कि ये आज भी आते रहते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार हिमालय में देवताओं का निवास माना जाता है, लेकिन आज तक हम इंसान ये पता नहीं लगा पाए कि वो जगह हिमालय में कहाँ स्थित है। क्या वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को हम साधारण इंसान नहीं देख सकते? हिमालय में बसा एक रहस्यमयी दिव्य शहर जिसे कई लोग धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, ये ही वो जगह है जहाँ देवता निवास करते हैं। इसे कई लोग संभाला के नाम से जानते हैं तो कई ज्ञानगंज मठ। इंसान इस जगह को अलग अलग नाम से तो जानता है, लेकिन अभी तक इस जगह की सही लोकेशन किसी को नहीं पता। इस अद्भुत रहस्यमयी जगह पर रहने वाले सभी लोगों की उम्र हजारों साल होती है और इनकी लंबाई 12 फीट की है। यहाँ हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ होती है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि इसे केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है। यहाँ रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं और वे अपने शरीर को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए वे हजारों सालों तक जीते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंसान की मृत्यु का कारण कोशिकाओं का नष्ट होना ही माना जाता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग योग के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं को हमेशा बनाते रहते थे, इसलिए उनके अंग भी हमेशा स्वस्थ रहते थे। इस कारण उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। संघाई चीन निवासी डॉक्टर लुइसिन ने इस जगह के बारे में खोज करते हुए कहा, इस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। वहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी घटना की जानकारी कुछ ही क्षणों में लगा सकते हैं। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन के अनुसार संभाला 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैली हो सकती है, परंतु आज तक हमारी आधुनिक तकनीक से यहाँ पहुँचने का कोई सटीक रास्ता या तरीका नहीं खोजा गया है। इस जगह पर केवल एक ही तरीके से पहुँचा जा सकता है और वो है घोर तपस्या। घोर तपस्या के साथ साथ शारीरिक व मानसिक रूप से भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां, मणि, शंख और अमृत के साथ साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में गुप्त जगह पर रखने का दावा किया जाता है और वो गुप्त जगह ही संभाला या ज्ञानगंज मठ है। तो क्या यही वो जगह है जहाँ से पृथ्वी को चलाया जाता है? क्या पृथ्वी को चलाने वाले लोग इसी जगह पर रहते हैं? अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी को यहीं से चलाया जाता है तो फिर वो लोग कौन हैं जो दूसरे ग्रहों से उड़ते हुए यहाँ आते हैं? क्या इसी जगह से अन्य ग्रहों को भी चलाया जाता है? क्या अनंत ब्रह्मांड इन्हीं लोगों द्वारा चलाया जा रहा है या फिर इनसे भी बढ़कर कोई और दिव्य शक्ति है जिसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 10वीं सदी में। इस वक्त तिब्बत में एक बौद्ध सभ्यता हुआ करती थी जो अचानक ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और इस बौद्ध सभ्यता का नाम था गुगे। इस सभ्यता के लोगों ने तिब्बत में 700 साल तक खुद का अस्तित्व बरकरार रखा था और उसके बाद ये लोग अचानक ही एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि उस सभ्यता के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था जिस कारण वहाँ के लोगों ने उस जगह को ही छोड़ दिया। गुगे कई सालों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनकी सभ्यता दूसरी सभ्यता के नीचे दबकर रह जाएगी। गुगे पर दूसरी सभ्यता का राज हो चुका था और जैसे ही उस सभ्यता के सैनिक टैक्स लेने पहुँचे तो वो ये देखकर हैरान थे कि 1 लाख लोगों की
गूगे सभ्यता अचानक कहाँ चली गई। सैनिकों को वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आया। 1 लाख लोगों के अचानक से गायब होने का रहस्य आज भी रहस्य ही है। लेकिन स्थानीय मिथकों के अनुसार गूगे सभ्यता के लोग जमीन के नीचे एक लंबे सफर पर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता की जमीन के नीचे कई गहरी सुरंगें थी जो जमीन के बहुत नीचे तक जाती थी और गूगे सभ्यता के सभी लोग इन्हीं सुरंगों में होते हुए जमीन के बहुत नीचे तक जा चुके थे और ये सुरंगें ही छुपे हुए शहर संभाला जाने का रास्ता थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सभी लोग संभाला तक पहुंच चुके थे। हालांकि जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट गूगे सभ्यता का पता लगाने में सफल हुए तब तक ये सभ्यता खंडर हो चुकी थी। कैलाश पर्वत हिमालय की एक ऐसी जगह जो आज भी अपने अंदर कई बड़े रहस्यों को समेटे हुए है। क्या इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है या फिर इस पर्वत के नीचे रहस्यमयी शहर संभाला हो सकता है। कैलाश पर्वत से कई फीट ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अब तक लगभग 4000 लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज तक एक भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। क्या वो दिव्य शक्तियाँ कैलाश पर्वत पर ही है? क्या इसी पर्वत पर देवताओं की नगरी स्वर्गलोक है? इस पर्वत की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या इन अलौकिक शक्तियों को ही सौंपी गई है या फिर कोई और भी है जो आज तक इंसानों को इस पर्वत पर चढ़ने नहीं दे रहा। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थाकार ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत की चोटी पर महात्मा बुद्ध का निवास स्थान माना जाता है। वहीं तिब्बत के डाओ धर्म के लोग इस पर्वत को समूचे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। अगर बात करें इन चारों धर्मों को मानने वाले लोगों की तो लगभग 150 करोड़ लोग कैलाश पर्वत की महिमा को जानते हैं। तो क्या ये कोई सौभाग्य है या फिर ये वास्तव में पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है? क्या गूगे सभ्यता के लोग सुरंगों के द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर चले गए थे? कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी वह जगह होती है जहां आकाश और पृथ्वी मिलती है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक ऐसा बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि एक्सिस मुंडी पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। इन शक्तियों से संपर्क करके कोई भी इंसान देवताओं से बात कर सकता है। तो क्या इससे ये बात सिद्ध की जा सकती है कि इस पर्वत पर देवताओं का निवास मतलब स्वर्गलोक है? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली पवित्र नदी गंगा भी हिमालय से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए ही गंगा को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना गया है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि कैलाश पर्वत पर वास्तव में भगवान शिव का निवास है और शिव नगरी के पास ही कुबेर नगरी और स्वर्ग नगरी है और यहीं से पूरी दुनिया को निर्देश दिया जाता है, पूरी दुनिया को चलाया जाता है? वास्तव में इंसान जीते जी इस जगह पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन अच्छे कर्म करके मरने के बाद इंसान इस पवित्र जगह पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहुंच सकता है। तो क्या इस रहस्यमयी दुनिया के दिन और रात का समय हमारी दुनिया की तरह ही होता है या फिर यहाँ समय किसी और तरीके से मापा जाता है? चीन हमेशा से ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में लगा रहता था। इसलिए चीन ने दुनिया के धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। ये अलग अलग देशों के पर्वतारोही थे। ये अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर काफी आगे तक जा चुके थे। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ थे। जब वो असफल होकर लौटे तो उनका हुलिया ही बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। नाखून भी इतने ज्यादा बढ़ चुके थे जैसे उन्होंने कई सालों से नाखून ही नहीं काटे हो। ऐसा लग रहा था कि वो 1 सप्ताह में ही कई महीने आगे निकल चुके थे, जबकि उन्होंने कैलाश पर्वत को देखा भी नहीं था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद से ही चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की रोक लगा दी थी।
तो क्या कैलाश पर्वत पर समय तेजी से चलता है? कई पर्वतारोहियों का मानना है कि कैलाश पर्वत की तहलटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। वहाँ पर गुजारा हुआ एक दिन हमारे एक महीने के बराबर हो सकता है। वहाँ पर एक दिन में ही 4 बार नाखून काटने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ इस तरह की तरंगे हैं जो उस जगह को फास्ट एजिंग में ले जाती है। तो क्या इसलिए ही संभाला में रहने वाले साधु लोग हजारों साल तक जीते हैं? अगर संभाला कैलाश पर्वत के करीब है तो फास्ट एजिंग के कारण वहाँ रहने वाले साधु लोग कई हजारों साल तक जी लेते होंगे। 9 अप्रैल 2019 माउंट मकालू। भारतीय सेना ने नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पैरों के निशान देखे थे। इतने बड़े पैरों के निशान केवल उसी जीव के हो सकते हैं जो सूरज चढ़ने के साथ साथ विशाल और बलवान हो जाता है। उसे देखने वाला इंसान घबराकर अपनी ताकत खो देता है और बेहोश हो जाता है। बड़े बड़े बालों वाला ये दानव येती के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय में येती का अस्तित्व उस वक्त से था जब तिब्बत में बौद्ध धर्म आया भी नहीं था। रामायण में भी इस हिममानव का जिक्र किया गया है। तो क्या इस येती का अस्तित्व कई हजारों साल बाद आज भी है? ये दानव बहुत कम दिखाई देता है और ये इंसानों से नफरत करता है। हिमालय की ऊंचाई पर रहने वाले इस दानव को कई लोग संभाला का रक्षक भी मानते हैं। तो क्या यही वो मिथकीय जीव है जो इंसानों को देवताओं की भूमि पर जाने से रोकता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि देवताओं की सुरक्षा एक दानव के हाथ? हिमालय पर्वत पर 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सैलानियों की एक ऐसी पसंदीदा जगह जो खुद कई हजारों साल पुराने रहस्यों को छुपाकर बैठी है। तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर मौजूद एक ऐसी झील जिसमें साल के ज्यादातर वक्त बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तब इस झील में मछलियों की जगह इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। इस झील में अब तक 600 से अधिक कंकाल मिल चुके हैं और ये है रूपकुंड झील। कई सदियों से वैज्ञानिक इस झील में पड़े कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया। ये कंकाल किन लोगों के हैं? ये लोग कहां से आए थे और इनकी मौत इस जगह कैसे हुई थी? एक पुरानी कहानी के अनुसार ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और सैनिकों के माने जाते हैं। करीब 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफना दिए गए थे। लेकिन हाल ही 16 संस्थानों द्वारा 5 साल तक किए गए अध्ययन में उनके डीएनए सैंपलिंग से पता चला है कि उनकी मौत एक साथ नहीं हुई थी, बल्कि इनकी मौत का अंतर 1000 साल तक का था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इनकी जेनेटिक स्टडी से यह पता चला है कि ये लोग अलग अलग जगह के निवासी थे। कई लोगों का जेनेटिक्स दक्षिणी एशियाई का था तो कईयों का यूरोप का, खास तौर पर यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसा। यूनान से कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आखिर ये लोग हिमालय पर क्या करने आए थे, जबकि ये झील न तो किसी व्यापारिक रास्ते पर थी और न ही इस जगह पर कोई हथियार थे। तो क्या ये लोग भी उस रहस्यमयी शहर संभाला की खोज में आए थे? हो सकता है ये लोग संभाला की खोज करने आए हो और हिमालय में उस दानव येती का शिकार हो गए हो और येती इन सबको मारकर उस झील में फेंक देता हो। तो क्या कोई एक ऐसा दिन आएगा जब हम हिमालय के सारे रहस्यों का पता लगा चुके होंगे? क्या हम वो सारे सच जान पाएंगे जिनकी आज सिर्फ कल्पना की जाती है? क्या हमारा ये कहना उचित है कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है? और शायद ये सब करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि इंसान के दिमाग की शक्ति को और बढ़ाना होगा।